नहीं, एक ही मॉड्यूल मिलेगा, उसी में तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग 1 2 करके, केमिकल बॉन्डिंग 1 जब सॉल्व करोगे उसमें तुम्हें एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 पार्ट 2, फिर एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3, देन फिर केमिकल बॉन्डिंग 2 स्टार्ट होता है। केमिकल बॉन्डिंग 2 में भी सेम, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3, देन फिर ये केमिकल बॉन्डिंग 3, इस पैटर्न पे है वहाँ पर। बुकलेट तो एक ही मिलेगा, बट उसी में 5 पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग का। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग 1। तो देखते हैं इसमें यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म आ रहा है इसमें केमिकल बॉन्डिंग, इसमें जो टर्म आ रहा है यहाँ पे बॉन्ड, इसमें जितने भी टाइप का बॉन्डिंग हो सकता है दो एटम के बीच में, तो हम लोग हर बॉन्ड के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखना कि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता ही क्यों यहाँ पे है। मान लेते हैं कि कोई एटम है यहाँ पे, कोई भी एटम न्यूक्लियस आ रहा है यहाँ पे, बाकी अलग अलग इसमें ऑर्बिट होगा यहाँ पे। मैं सिंपली इसको बोल लेता हूँ कि ये एटम आ रहा है, ये पूरा ऑर्बिट रहेगा, ये एटम ए है, उसका न्यूक्लियस आ रहा है यहाँ पे है। दूसरा एटम अभी बी है, ये बी का न्यूक्लियस आ रहा है उस बी एटम का। ये कुछ इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे ए और बी। अब ये दोनों एटम कैसे आ रहा है यहाँ पे, तुम्हारा आइसोलेटेड है, दोनों एटम क्या अलग अलग है, आइसोलेटेड आ रहा है यहाँ पे। अब यही दोनों एटम को जब एक दूसरे के नजदीक लाते हैं यहाँ पे, बॉन्ड बनाना है अगर वहां पे किसी दो के बीच में, उसको नजदीक दोनों एटम को लाना होगा। अब ये आइसोलेटेड फॉर्म में दिखा रहा है यहाँ पे हम लोग। और जब यही दोनों एटम को नजदीक लाएंगे ए और बी को, तभी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा यहाँ पे। तो जैसे ए और बी को नजदीक लाएंगे, तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा। इसलिए 2 टाइप्स का फोर्स यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यहाँ पे, या ऑर्बिट जो ऑर्बिट होगा उस एटम का वहां पे, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या जो भी ऑर्बिट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। इसमें भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट या जो भी ऑर्बिट है तो वहां पे प्रेजेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा न्यूक्लियस। यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है, साथ में ये पॉजिटिव चार्ज को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस ऑफ ए एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या सिंपली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बी। बी का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ए के न्यूक्लियस के साथ रिपल अट्रैक्शन में होगा, और ए का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, बी के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में रहेगा वहां पर। दैट मीन्स अट्रैक्शन होगा उस दोनों के बीच में। और जो दोनों का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसका भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। इस चीज को मैं अगर डायग्राम में समझाऊं यहाँ पे, तो ये जो आ रहा है इस केस में, इस दोनों के बीच में क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट आ रहा है। नजदीक जैसे लाएंगे दोनों को, तो दोनों आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या होगा, रिपल्सन। और रिपल्सन किसके बीच में होगा यहाँ पे, तो दोनों का जो न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है ये। और पॉजिटिवली चार्ज अगर आ रहा है तो इस दोनों के बीच भी क्या होगा यहाँ पे, रिपल्सन। इस दोनों के बीच भी क्या होना है यहाँ पे, रिपल्सन। सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि सेम चार्ज आ रहा है तो वहां पे रिपल्सन, अपोजिट चार्ज अगर होगा तो इसके बीच अगर देखें यहाँ पे हम लोग, इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका न्यूक्लियस के साथ क्या रहेगा यहाँ पे, अट्रैक्शन, इसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन। और इसका जो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, और इस बी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसके बीच में क्या रहेगा यहाँ पे, अट्रैक्शन। तो 2 टाइप का फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, ये डायग्राम भी नोट्स में बनाना है तो मैं यहाँ पे दिख, न्यूक्लियस ए का न्यूक्लियस एंड पूरा ये एटम, ये बी का न्यूक्लियस एंड पूरा एटम ये है।
यहाँ पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है रिपल्सन, और ये रिपल्सन और बाकी ये दो अपोजिट चार्ज के बीच में आ रहा है, तो क्या हुआ अट्रैक्शन। ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर इसी को मैं नोट भी करता हूँ यहाँ पे। बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब दो एटम को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे। अभी दोनों आइसोलेटेड है, जैसे नजदीक लाएंगे तो वहां पे दो टाइप का फोर्स काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में होगा और रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में आएगा, तो सिंपली सोच सकते हैं, अब मैंने दिखा भी रखा है। When two isolated atom approaches to each other, approaches to each other, when two isolated atom approaches to each other by a chemical process, देखते हैं अभी क्या रहेगा, कौन सा फोर्स लगेगा हम वो देखते हैं अभी, बहुत कुछ इसमें रहेगा। When two isolated atom approaches to each other by a chemical process, then two types of forces take place। यहाँ पे दो टाइप का फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव फोर्स। ये डायग्राम ड्रॉ करो, ये पॉइंट नोट करो, और भी दो तीन पॉइंट्स इसको नोट कर लेते हैं, फिर समझते हैं आगे क्या रहेगा। बाकी इस बार तुम लोगों का जो संडे को टेस्ट है उसमें पीओसी वाला पार्ट, पीओसी और स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, वो सबसे लेटेस्ट टॉपिक है उसमें, तो उसका ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि नोमेनक्लेचर तो स्टार्टिंग से देते आ रहा हो। नोमेनक्लेचर भी सिलेबस में तो उसका भी क्वेश्चन रहेगा, बड़ा चैप्टर था, बट पीओसी वाला जो पार्ट है उसका अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा, तो उसको भी अच्छे से करके जाना कि कौन सा फंक्शन और कौन सा टेस्ट देता है। अब कौन दो टाइप का फोर्स आ रहा है तो मैंने डायग्राम में ही दिखा दिया है, तो उसको अलग से यहाँ पे नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसमें इसी में सेकंड पॉइंट है, इफ द मैग्नीट्यूड, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम लोग इसको। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्लास नोट कर लो जल्दी से। यस सर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, if the magnitude of attractive force is greater than repulsive force, if the magnitude of attractive force is greater than repulsive force,
then the formation of molecule takes place. Then the formation of molecule takes place. यहाँ पे दोनों टाइप का फोर्स लग रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स। जब अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा देन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो पाएगा। और जनरली जब मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है वहां पे, देखिए ए बी मॉलिक्यूल आ रहा था पीछे, ये ए बी एटम आ रहा था, अभी आइसोलेटेड था, और जैसे नजदीक लाएंगे दोनों एटम को, जैसे वो बॉन्ड बनना शुरू होगा वहां पे, दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स अगर डोमिनेट कर रहा रिपल्सिव फोर्स है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो पाएगा। और भी पॉइंट से देखते हैं उसको आगे। अभी एक पॉइंट ये भी कॉपी करना था कि मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड एटम। Molecule is more stable than isolated atom. Molecule is more stable than isolated atom. अब मान लेते हैं वही जो ए बी मॉलिक्यूल था, सॉरी ए बी एटम जो आ रहा था और ए बी मॉलिक्यूल जो बन रहा था यहाँ पे क्या हो, जैसे एक दूसरे के नजदीक आएगा, यहाँ पे है, ये क्या बन जाता है ए बी। अब ये ए बी मॉलिक्यूल का फॉर्म ले लिया यहाँ पे ए बी, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर शायद अभी नहीं पढ़ोगे, थर्मोडायनामिक्स, वहां पे जब आएगा तो थर्मोडायनामिक्स में तुम्हें हीट से रिलेटेड जितना भी रहेगा कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन इतने भी टाइप का हीट रहेगा वहां पर। इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो नेगेटिव में लिख रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक? तो इस टाइप से कोई इक्वेशन लिखा रहा है, एक्सोथर्मिक। देखो यहाँ पे ये क्या रहेगा तुम्हारा एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक कब होता है, जब ये पॉजिटिव रहता है। मैं इक्वेशन में ये लिखा हूँ यहाँ पे कॉमा और अलग से डेल एच लिख रहा हूँ, तो डेल एच नेगेटिव, दैट मीन्स ये एक्सोथर्मिक। और इक्वेशन में लिखा रहता तो अलग होता है वहां पर, और उसमें क्यों लिखा रहता है। सही, ये प्रोसेस क्या रहेगा तुम्हारा एक्सोथर्मिक। फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स है, केमिस्ट्री में भी तुम्हें पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स। देख लो हिमांशु, अगर तुम्हें उसका की मीटिंग के लिए स्कूल जाना है तो देख लो, अगर बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं हो, एक बजे के बाद भी कर सकते हो, तो चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है, कर सकते हो तो क्लास कर लो पहले। बाकी बहुत ज्यादा कंपलसरी है, जाना ही है तो फिर जा सकते हो। तो ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड एटम। इसमें होता है क्या, यहाँ पे जब ये आइसोलेटेड एटम आपस में कंबाइन होता है तो इसमें एनर्जी रिलीज होता है, और जब एनर्जी रिलीज होता है यहाँ पे है, ये जो ए बी मॉलिक्यूल होता है वो मोर स्टेबल हो पाता है। बाकी ये डिटेल में थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। अभी बस याद रखना कि अगर आइसोलेटेड एटम है, जब वो मॉलिक्यूल बन जाता है आपस में बॉन्ड बना लेगा ए बी, वो मोर स्टेबल होता है आइसोलेटेड एटम से। दैट मीन्स एटम्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना चाहता है यहाँ पे। क्लियर है? अब एक Yes, पॉइंट sir. और भी आता है यहाँ पे, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स, जब दोनों फोर्स अगर लग रहा है यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस तो जरूर करेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है और अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स जहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, दैट मीन उससे और ज्यादा नजदीक नहीं ला सकते वहां पे। वहीं पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, बॉन्ड लेंथ। ए बी एटम के बीच का जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग, बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, और ये सिंगल बॉन्ड है, वो देखेंगे आगे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अलग अलग टाइप से बनेगा ये बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ एक टर्म रहता है, तो बॉन्ड लेंथ दैट मीन्स दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को वो क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कब डिफाइन करते हैं, जब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, दैट मीन्स ये दोनों एटम और भी नजदीक नहीं जा पाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स तो अपना काम करेगा। उस टाइम में जो डिस्टेंस रहता है दोनों एटम के बीच के न्यूक्लियस का,
उसको मैं क्या बोल पाता हूँ वहां पे, बाउंड लेंथ। देखते हैं, मैं डिफिनेशन लिखता हूँ, अपने आप क्लियर होगा। और जो बाउंड लेंथ का डिफिनेशन रहेगा यहाँ पे है, बाउंड लेंथ इज डिफाइंड एज, बाउंड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम distance between the nuclei of two atoms nuclei of two atoms। तो न्यूक्लियस का ही फुलर फॉर्म क्या रहा था, न्यूक्लियाई, nuclei of two atoms, two bonded atoms in a molecule। So bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का बोलने का मीनिंग क्या है? एक और चैप्टर तुम्हारा फिजिकल में ही आता है, केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, अभी पढ़े नहीं हो गए। वहां पर भी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मीनिंग वही आ रहा है, जहां पर कि ये अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, फिक्स हो गया वहां। वही जो डिस्टेंस आएगा दो एटम के बीच के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ पर, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलने का मतलब क्या यहाँ पे है कि जहां पर कि अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, दैट मीन्स उससे ज्यादा और नजदीक नहीं ला सकते हैं। वहां पर जो होगा डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल, उसको क्या हम लोग डिफाइन करते हैं, बॉन्ड लेंथ। क्लियर है ये पॉइंट भी? ये पॉइंट यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब क्या है कि वेयर अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स, जहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बैलेंस करेगा दूसरे को, उसको क्या बोला जा रहा है, इक्विलिब्रियम। और डिस्टेंस तो फिर आ रहा है वहां पे, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। तो ठीक है, तो ये तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर कोई भी एटम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना ही क्यों चाहता है? एक तो ये रीजन है कि आइसोलेटेड एटम से वो स्टेबल बन पाता है जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और क्या रीजन है कि कोई भी एटम बॉन्डिंग का फॉर्मेशन या बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करना चाहेगा? ऐसा कुछ पढ़े तुम लोग 10th में कि कोई भी एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है? State complete. तो ठीक है, स्टेबिलिटी वो तो हम लोग लिख रहे हैं, to स्टेबिलिटी gain वो बीइंग स्टेबल, to gain सही a है, stable वो पॉइंट electronic सही है। configuration of तो इसमें देखना यहाँ पे मेजर पॉइंट तो यही है कि वो क्या चाहेगा, जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है तो स्टेबल बनता है, एक रीजन तो ये है ही। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, सही है सब लोगों का, टू गेन स्टेबिलिटी। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक कॉपी करो, नेक्स्ट देखेंगे हेडिंग कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कोई भी एटम स्टेबल होना चाहेगा, और स्टेबल बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी देखते हैं अभी हम लोग, बिल्कुल सही आ रहा है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सब रीजन सही आ रहा है इसमें हमको। तो बाउंड लेंथ का ये डिफिनेशन याद रखना है, तो मैं यहाँ पे बाउंड लेंथ को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक? yes तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें यहाँ पे है।
नेक्स्ट हेडिंग डालोगे इसमें कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कि कोई भी एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन करता ही क्यों है। देखते हैं वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, बाकी रिपल्सिव फोर्स भी होता है, वो तो हम लोग देख रहे थे मेनली स्लूटी गेन करने के लिए। और अट्रैक्टिव फोर्स भी है तो एक दूसरे के नजदीक आना चाहेगा दो एटम। तो मेन जो तुम लोग देख रहे थे स्लूटी गेन करने के लिए कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये तो हेडिंग आ गया, इसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखने की जो भी इनर्ट गैस होता है, हम लोग बोलते हैं कि इनर्ट गैस क्या है, स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है वहां पे, क्योंकि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो फुलफिल्ड होता है वहां पे, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट में कन्फिग्रेशन आता है वहां पे। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करते हैं कि इनर्ट गैसेस आर इनएक्टिव, जबकि इनर्ट गैस होता है वो जनरली बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। कुछ इनर्ट गैस देखेंगे हम लोग बाद में कि जेनॉन कर पाता है बॉन्डिंग में, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बट जनरली इनर्ट गैस इनएक्टिव होता है। इनर्ट गैसेस आर इनएक्टिव towards bond formation, towards bond formation. Inert gases are inactive towards bond formation because they have stable electronic configuration. इसी का मीनिंग क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। या ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, स्टेबल क्यों बोल रहे हैं, वो फुलफिल्ड रहता है, बाकी चीजें तो पता है सबको। तो जो बाकी का भी जो एटम है वो भी इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन करना चाहता है, वो भी फुलफिल्ड होकर स्टेबल बनना चाहता है वहां पर। दैट मीन्स बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, every atom wants to every atom wants to achieve every atom wants to achieve stable electronic configuration. Every atom wants to achieve stable electronic configuration इसको और भी स्टैब्लिश करता है, to achieve inert gas configuration। सेम मीनिंग आ रहा है, स्टेबल कन्फिग्रेशन लिखो या इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बाय डोनेटिंग ऑफ। अब ये कैसे इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन करेगा, कैसे अचीव करेगा, बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, by donating of electron or by gaining of electron or by gaining of electron or by sharing of electron or by sharing of electron between two atoms। अब कोई भी एटम अगर है स्टार्टिंग में वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बोलने का मतलब क्या, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड की बात किया जा रहा है यहाँ पर। वो अगर नहीं है कोई, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके या तो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन करेगा
या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन शेयर करके, यही 3 तरीके से वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस्ट कॉमा गेन और शेयर्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर्ड होगा, वही क्या रहेगा वहां पे, कोवैलेंसी, ये वैलेंसी। और इसी वैलेंसी को जब वहां पे हम लोग, जो वर्ड रहा था इस केस में, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और जब कहीं पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस केस में उसको हम लोग कोवलेंसी भी टर्म यूज करते हैं। वो आगे आएगा कोवलेंसी क्या रहता है। इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है या फिर शेड होगा, तो वही क्या रहेगा उस एटम का वैलेंसी। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसी के बेसिस पे जो बॉन्ड आता है मेनली यहाँ पे 3 टाइप का रहेगा तुम्हारा। मेनली तो 2 टाइप का रहता है, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि जब आयनिक बॉन्ड पढ़े भी हो गए 10th में, कि आयनिक बॉन्ड जो होता है एक एटम को, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है वहां पे। इसी पॉइंट्स के बेसिस पे सेकंड पॉइंट जो आ रहा था, बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्ड बनेगा वो मेनली क्या बनेगा, 2 टाइप का, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं इसमें। तो स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी भी है, उसके बाद फिर एग्जांपल पे आएंगे इसमें भी। देखते हैं वो थर्ड टाइप का, बहुत टाइप का इसमें बॉन्डिंग पढ़ना है यहाँ पर। पहले कॉपी कर लो, सब कुछ आएगा यहाँ पर। कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मेनली जो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है यहाँ पे 3 टाइप का, वैसे और भी कई टाइप टाइप के बॉन्डिंग रहेगा जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट मेनली जो रहता है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का स्पेशल टाइप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसको अलग से भी लिख लेते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और थर्ड है आयोनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें कोवेलेंट बॉन्ड से। तो नेक्स्ट रीडिंग डाल लोगे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड। लो, एक पॉइंट और पीछे ही नोट कर लेना था, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड तुम लोग देखते हैं अभी एक पॉइंट कहीं पे और स्पेस है, यहाँ तुम लोग स्टार्ट कर रहे थे बॉन्ड लेंथ, ये तुम लोग फिर कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन देख रहे थे। इससे पहले कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन से एक पॉइंट कहीं पे अगर स्पेस है, यहाँ पे नोट कर लेते बॉन्ड लेंथ के नीचे जो डिफाइन है। अब इसमें जो आ रहा था कि केमिकल बॉन्ड, जो एक टर्म आ रहा है यहाँ पे, वो होता है क्या, केमिकल बॉन्ड। इसको अगर सोचा यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करना था कि केमिकल बॉन्ड, कहीं पे स्पेस है तो नोट कर लो इसमें, वो तो अभी स्टार्ट ही किया है। केमिकल बॉन्ड इज एन प्रोसेस, ये क्या होता है यहाँ पे, जो केमिकल बॉन्ड होता है एक प्रोसेस होता है, एक फोर्स होता है, जो बॉन्ड बनता है वो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स।
attractive force, which chemical bond is an attractive force which holds together isolated atom या constituent atom in their molecule. The chemical bond is an attractive force which holds together isolated atom या constituent atom in their molecule. सिंपल सा एक बार रीड करो, खुद पता चल जाएगा कि केमिकल बॉन्ड जो होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है वहां पे, जो कि क्या करता है, दो आइसोलेटेड एटम को होल्ड करके रखता है किसी भी मॉलिक्यूल में इन देयर मॉलिक्यूल। नहीं, कॉज में नहीं है, यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में कि मैंने अलग से कहीं कि कॉज, मैंने कॉज से पहले का ये पॉइंट है, ये जनरल सा पॉइंट है कि केमिकल बॉन्ड होता है क्या है। जो टर्म वो देख रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्ड क्या है यहाँ पर, इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम को क्या करता है, होल्ड करके रखता है इन देयर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। कहीं भी नोट कर लो इसमें जहां भी तुम्हें मन करे, बट ये एक इंडिपेंडेंट पॉइंट है, इसका किसी बाकी के कॉज नहीं है यहाँ पर। कहीं स्पेस नहीं है तो पेज के ऊपर होगा, कहीं पे लिख लो वहां पर। chemical bond is an attractive force which holds together isolated atom। isolated atom को क्या करता है, वो isolated atom या constituent atom उसको होल्ड करके रखेगा। कौन सा फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। बस एक ये पॉइंट है कि केमिकल बॉन्ड जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, बस इसके लिए ये पॉइंट था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग, इसमें कॉपी कर लिया होगा इसको। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन सबको पता है, बताओ इसका डिफिनेशन क्या रहेगा, शॉर्ट में बताओ यहाँ पे। Bond formed by sharing Bond formed a by pair of sharing of electrons. electrons. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और Sharing pairs of electrons. मैंने जो पॉइंट बताया था कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किसी को कुछ याद हो। शेयरिंग से पहले एक वर्ड ऐड करते थे हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। वैसे सबका डिफिनेशन सही है, बट उसमें एक टर्म यूज करना होता है, कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक एटम अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो दूसरा एटम भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसमें वो क्या वर्ड यूज करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और भी इसको करेक्ट लिखो यहाँ पे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। तो ये डिफिनेशन याद रखना, इसमें एक ये वर्ड जरूर ऐड करोगे, म्यूचुअल शेयरिंग। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। और जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किसके बीच में रहेगा, नॉन मेटल नॉन मेटल, पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बॉन्ड किसके बीच में रहेगा, नॉन मेटल के बीच में। दो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या रहेगा यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड।
और जो नॉन मेटल आता है वहां पे है, तो नॉन मेटल के कैटेगरी में क्या आता है तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो जनरली क्या होता है, नॉन मेटल के कैटेगरी में। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कौन कौन सा एटम काउंट आ जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हेलोजन जो भी है, वो सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में रहता है। उस टर्म में भी कहीं रह सकता है, वहां पे है कि टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ही जनरली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और बाकी नॉन मेटल तो नॉन मेटल वो है ही पॉइंट, ये उसी के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाता है। नेक्स्ट है इसमें कि जो कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सपेंड करने के लिए जो थ्योरी गिवन है यहाँ पे, वो अलग अलग थ्योरी गिवन है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, बाकी देख लो इसमें, अगर एडमिशन प्रोसेस के लिए अगर जाना हो आशीष, ठीक है रिकॉर्डिंग देख लोगे, बट कोशिश ये करो कि लेक्चर जो है केमिकल बॉन्डिंग स्पेशली अभी स्टार्ट ही हो रहा है, तो बिल्कुल मिस ना हो। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नॉन मेटल के बीच में ये रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट करते हैं कि यहाँ पे जो रहेगा इस केस में कि कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सपेंड करने के लिए कई सारे थ्योरी गिवन है। ऑक्टेट थ्योरी देखेंगे अभी हम लोग, और एक्सप्लेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड, और एक्सप्लेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड, और एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का बोलने का क्या मीनिंग है, जो कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड बनता है वो कैसे बन रहा है वहां पे, और एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो इसी सेंटेंस को ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, मेनी थ्योरीज आर गिवन। इसको स्टार्ट करो, मेनी थ्योरीज आर गिवन फॉर एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे थ्योरीज है। इसमें फर्स्ट थ्योरी है, तो यहाँ तक कॉपी करो इसमें। फर्स्ट है ऑक्टेट थ्योरी। चलिए यहाँ तक कॉपी कर ले सब लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर इसमें। फर्स्ट थ्योरी है इसमें ऑक्टेट थ्योरी, या इसको ऑक्टेट रूल भी बोला जाता है, ऑक्टेट रूल या सिंपली ऑक्टेट थ्योरी। सेकंड है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सर वो लास्ट पेज पे आखिरी सेंटेंस क्या लिखा था सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। और एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मेनी थ्योरीज आर गिवन। ओके सर। तो ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी। थर्ड थ्योरी है इसमें वैलेंस सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग VSEPR थ्योरी, VSEPR
EPR और लास्ट वन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। अब इसमें एक एक करके देखना है, तो सबसे पहले इसमें ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट थ्योरी को देखना है। बाकी भी ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी और MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक एक करके आएगा यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट है इसमें ऑक्टेट थ्योरी, यहाँ से स्टार्ट करना था। ऑक्टेट थ्योरी या ऑक्टेट रूल तो इसको नोट भी करो और ये बताओ कि ऑक्टेट रूल किन साइंटिस्ट ने दिया हुआ था, उसका नेम अगर कुछ याद हो, पढ़े होगे 10th में। ऑक्टेट रूल इज गिवन बाय, कुछ याद हो इसमें? नहीं, नील्स बोर नहीं, न्यूलैंड्स नहीं। इसमें जो आता है यहाँ पे नहीं, लेबोजियर भी नहीं। देखते हैं यहाँ पे तो ऑक्टेट रूल के लिए जो है यहाँ पे गिवन बाय स्टेटमेंट क्या है, देखते हैं अभी वहां पे। नहीं यार, इसमें वो नहीं आएगा। इसमें क्या रहेगा, गिवन बाय कोसेल एंड लिविस। कोसेल एंड लिविस, देखिए पढ़े होगे लिविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े होगे तुम लोग। तो जो लिविस डॉट स्ट्रक्चर या क्रॉस स्ट्रक्चर पढ़े होगे 10th में, उसी के बेसिस पे ये दिया गया है, उसके नेम के बेसिस पे गिवन बाय कोसेल एंड लिविस। बाकी कोसेल का पूरा नाम जो भी है, बट शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोसेल एंड लिविस। नहीं पढ़े तो बस ध्यान रखना है यहाँ पे। जो भी नहीं पढ़े हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे 10th में क्या पढ़े, उससे मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं। कि कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़े होगा, आयनिक बॉन्ड पढ़े या नहीं पढ़े, हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं यहाँ पे। ये साइंटिस्ट का नेम याद रखना है यहाँ पे, ठीक हो, गिवन बाय कोसेल एंड लिविस। अब इसका स्टेटमेंट देखना है ऑक्टेट रूल होता है क्या है। तो कोई भी एटम ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट मीन्स वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन कर रहा है वहां पर। नहीं, साइंटिस्ट नेम नहीं पूछा जाएगा तुम लोगों में यहाँ पे। मेन से एडवांस में कभी भी ये नेम नहीं पूछा जाता है। बट यहाँ पे एक लिविस डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, इतना तो हम लोग तो सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं, उसके थ्योरी पे पढ़ करके अगर जेई मेंस और ये NIT और IIT कॉलेज में पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट तो दे सकते हैं उनको, कि अपना उनका नेम याद रख सकते हो। बाकी ये जे मेंस और एडवांस में नहीं पूछा जाता ये नेम। तो ठीक है, याद रखना है तो याद रखो, बाकी सिंपल सा है। अब देखना कि इसमें जो ऑक्टेट रूल है इसका स्टेटमेंट क्या होता है यहाँ पर। एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट वांट्स टू अचीव every atom of an element wants to achieve its octet by donating अब कोई भी एटम अगर ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो एटम कैसे ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पीछे एक पॉइंट आया था उसी टाइप का ये भी है, एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट वांट्स टू अचीव इट्स ऑक्टेट बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं जनरली ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। अगर कोवलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग बात करें तो कैसे रहेगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। सिंपल सा स्टेटमेंट ऑक्टेट रूल का कि कोई भी एटम जो रहेगा ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, wants to achieve its octet, complete its octet by donating of electron or by gaining of electron or by sharing of electron between two atoms. This is called octet rule. तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। और जो साइंटिस्ट का नेम है यहाँ पे लिविस, पोसेल एंड लिविस, इसी के नेम से बेसिकली हम लोग जानते हैं कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए कॉपी करो यहाँ तक। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसमें। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, और वो एग्जाम्पल क्या रहेगा, लिविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। लिविस डॉट स्ट्रक्चर या क्रॉस स्ट्रक्चर। सबसे सर ये हाँ बताओ। सर ये ऑक्टेट थ्योरी के अंदर ही आएगा ना? बिल्कुल, ये ऑक्टेट थ्योरी का ही पार्ट है ये। हम ऑक्टेट थ्योरी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑक्टेट थ्योरी के बाद फिर पीवीटी आएगा। ये ऑक्टेट थ्योरी का ये स्टेटमेंट हम लोग लिखे हैं, इसी को यहाँ पे समझते हैं। हम लोग मेनली किस पे फोकस करेंगे यहाँ पे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम लोग पढ़ा स्टार्ट क्या किया अभी पढ़ना यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड में ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा कोई भी एटम, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? उसी का हम लोग एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे कि H2 मॉलिक्यूल अगर आ रहा है यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल H2 है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम होगा और एक हाइड्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। दूसरे एटम के पास भी क्या रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और यही एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहाँ पे है, हम इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं यहाँ पे। बुकलेट देखोगे एनसीईआरटी, इसमें कुछ इस तरीके से दिखाया गया यहाँ पे। और यही एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या होगा यहाँ पे है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। और एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स एक ही बॉन्ड बनेगा। और एक ही बॉन्ड बना दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड। और अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड तो है ही, साथ में क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है यहाँ पे है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्टेट पूरा नहीं करता। एक पॉइंट ये ध्यान देना कि हाइड्रोजन हमेशा क्या पूरा करेगा, डुप्लेट। हाइड्रोजन ऑलवेज कंप्लीट इट्स डुप्लेट। क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन कभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं करता, तो ये डुप्लेट ही पूरा करता है। ये एक अलग केस है यहाँ पे, जो मेनली ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, बट इसका एक अलग से याद रखना। इसके अलावा और कुछ एग्जांपल लेते हैं, लाइक F2। अब जो F2 आ रहा है यहाँ पे, अब एक क्वेश्चन देखना है इस केस में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे
जो कोवलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन लिख रहे थे हम लोग यहाँ पे, उसमें एक टर्म आ रहा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसको समझते हैं, क्योंकि इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो शेयरिंग होना यहाँ पे है। इसमें इसको अलग से लिख लोगे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, electrons present in outermost orbit, electrons present in outermost orbit is called valence electron। यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल भी लूं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आ जाए तुम्हारा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उसको मैंने ले रहा लास्ट का। फिर क्या रहेगा यहाँ पे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, Pb, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। मैं सबका छोड़ रहा हूँ यहाँ पर लास्ट का, क्योंकि लास्ट में होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसका बॉन्डिंग फिर अलग रहेगा वहाँ पे, उसका नहीं देखना हम लोग को। और लास्ट के एक और ले लो मैं पी ब्लॉक का, ये क्या है तुम्हारा? नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। अब यहाँ पे देखना है कि अगर सबसे पहले मैं नियोन से स्टार्ट करूँ, ग्रुप 18 का जो एलिमेंट्स है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये पूरा लिखना है। बिल्कुल लिखना है, इसको भी नोट करना अलग से। 8 सही आंसर सही है, वो क्या रहेगा? 8। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा, जो लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कि किसी भी एटम का जो भी रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है तो नॉन मेटल कहाँ पे रहता है तुम्हारा? सारा पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में लिख रहे हैं यहाँ पे है। इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन का अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखोगे तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। इसका अगर सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो वो क्या आ जाएगा? 8। वैसे सिर्फ जेनॉन ही कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, क्रिप्टन का सिर्फ PrF2 एक मॉलिक्यूल पाया जाता है। इसमें मेनली क्या रखना? 8। तो तुम्हारा जो हाइड्रोजन फैमिली का आ रहा है यहाँ पे, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 7। 7। ये कैसे लिख पा रहे हैं यहाँ पे? मैं किसी एक का अगर बता दूं मैं यहाँ पे लिख करके कि क्लोरीन क्या होता है? 1s2 2s2 2p5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट मीन सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 5 + 2 7, दैट मीन इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? 7। सिमिलरली इसका यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका क्या रहेगा? 6, क्योंकि ये एक ही ग्रुप का एलिमेंट है तो सबका 6। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। कन्फिग्रेशन अगर पता है तो सोच पाते खुद से। 4। और लास्ट जो आ रहा है इसमें बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, इसका क्या आ जाता है यहाँ पे? 3। पहले तो ये चीजें तुम्हें याद रखना होगा यहाँ पर। और ये कैसे निकालना है 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या आ रहा है यहाँ पे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद रखना काफी आसान सा है कि जो भी इनर्ट गैस है सबका क्या रहेगा? 8। वैसे जेनॉन के केस में मेनली रहेगा वो। हेलोजन फैमिली का है 7, ऑक्सीजन फैमिली का है तो 6, कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली का। नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी आ रहा है तो 5, कार्बन फैमिली का तो 4, और बोरन फैमिली का आ रहा है तो 3। अब सोचना था यहाँ पे, क्योंकि F2 मॉलिक्यूल आ रहा है, दैट मीन्स 2 F होगा यहाँ पे,
और एक F का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे 7। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखाओ। यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जो हम लोग डॉट से दिखा रहे हैं यहाँ पे है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिबिस डॉट स्ट्रक्चर। तो लिबिस साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे एक डॉट क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे है, तो यहाँ पे हटा सकते हो, ये कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। ये क्या रहेगा यहाँ पे, तो एक डॉट का मीनिंग क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से इंडिकेट किया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। या कई सारे बुक में क्रॉस से इंडिकेट किया जाता है, तो लिविस क्रॉस स्ट्रक्चर, बट मेनली डॉट से इंडिकेट किया जाएगा। इस फ्लोरीन का भी क्या रहेगा, यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा यहाँ पे। क्लियर है, बट इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए। और एक फ्लोरीन दूसरे को अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक का तो ऑक्टेट हो जाएगा, लेकिन दूसरे के पास और कम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फिर ये ऐसा क्या करे जो कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरे एटम का भी ऑक्टेट का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी को हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अब किसी भी क्लोरीन के पास देखोगे, तो उसके पास क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ चुका है यहाँ पे। डेट मीन्स ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन जो ये फ्लोरीन का आ रहा है, वो अब इसका इस फ्लोरीन का भी हो गया है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ चुका है एक फ्लोरीन के पास यहाँ पे। और एक एक इलेक्ट्रॉन इस शेयर कर रहा है, डेट मीन्स एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और यही क्या होता है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड है अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है। क्लियर है, इस तरीके से सोचना है यहाँ पे। ये चीजें तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना पड़ेगा तुम्हें, कि किस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। बाकी कुछ और मेटल्स वर्क पर दूसरा एलिमेंट रहा, उसका डिफरेंट भी होता है। बट जनरली जो भी नॉन मेटल्स है पी ब्लॉक का, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं इस केस में, आउटर मोस्ट, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखना है इस केस में, फर्स्ट एग्जांपल मान लो, ये सेकंड एक एग्जांपल और ले लेते हैं। O2 मॉलिक्यूल, दो O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होगा, O, दो ऑक्सीजन एटम आ रहा होगा, और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। अब ये कैसे पता चलता है, फिर क्वेश्चन पूछोगे तो सिंपली कंफिग्रेशन लिखना है, 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6। 4 + 2 दैट मीन्स ये 6 आ रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा दो यहाँ पे। हाँ, एक मिनट, इस पे आते हैं हम लोग। ऊपर का जो एग्जाम्पल देख रहे थे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी था कि एक तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन को अकेला दिखा रहा है यहाँ पे, बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको वो पेयर में दिखा रहा है यहाँ पे। एक ये पेयर आ गया, एक ये पेयर आ गया, और एक ये पेयर आ गया। और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलता हूँ यहाँ पे, लोन पेयर। ये भी याद रखना है, इसको भी प्रॉपर नोट करोगे। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोलना है, दो इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में दिखा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो F2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना प्रेजेंट है, इसमें काउंट करके बताओ। 6। 6, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्लियरली दिखाया जा रहा है, एक लोन पेयर ये आ गया तुम्हारा। जब भी पेयर में इलेक्ट्रॉन दिखाया दैट मीन्स एक लोन पेयर। यहाँ पे 6 लोन पेयर आ रहा है F2 मॉलिक्यूल में, 6 लोन पेयर। शॉर्ट में क्या लिखा है, LP, 6 लोन पेयर। इसको कॉपी भी करो प्रॉपर यहाँ तक, फिर और एग्जाम्पल O2 का भी देखते हैं। तो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं,
एक एक पॉइंट यहाँ से समझते जाओगे। अब अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑप्शन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 6, तो जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे दिखाना है तुम्हें। अब इस केस में देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा? दोनों ऑक्सीजन के पास 6 और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अगर ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब कुछ आएगा अनुष्का, अभी तुम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, O3 का कैसे आएगा तो वो भी देखेंगे हम लोग। जितना भी तुम लोग मॉलिक्यूल सोच सकते हो सारे का हम लोग डायग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पर। पहले हम लोग जो बेसिक है जो सिंपल उससे तो स्टार्ट करें। यहाँ पे O2 आ रहा है इस केस में, यहाँ पे क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा यहाँ पे। जब यही एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहाँ पे है, ये क्या बन जाता, अलग से दिखा देता हूँ इसको। O डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा, दैट मीन्स सॉरी ये दो इलेक्ट्रॉन और ये भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो डबल बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि O2 मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितना O2 मॉलिक्यूल में? ये दोनों तो बॉन्ड का फॉर्मेशन ही कर लिया ये दोनों, बचा कितना, इसके पास दो लोन पेयर और इस ऑप्शन के पास भी दो लोन पेयर, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना बचा इसके पास, 4 लोन पेयर। और अभी जो एग्जाम्पल आ रहा है, जब हम लोग कुछ एग्जाम्पल और पढ़ लेंगे तो और भी कुछ एग्जाम्पल सोच रहे हो तो वहां पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अभी N2। ये अभी हम लोग डाई एटोमिक मॉलिक्यूल का ही देख रहे हैं, जब पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल होगा उसका हम लोग अलग से चेक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दो दो नाइट्रोजन आ रहा है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने लिखा दे दी रट लेना है, कन्फिग्रेशन लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा 5। एन एन 1 2 3 1 2 3 4 5, मैंने दोनों नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है। अब नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो दोनों क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहाँ पर। और जब 3 और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दैट इसके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दोनों आइटम तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड। इस टाइप से यहाँ पे फॉर्मेशन करना है, इस टाइप से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा। अब यहाँ पे दिखा दो इसको, N2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 लोन पेयर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बता सकते हो। ये हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। N2 अजाइड नहीं है, इसको हम लोग सिंपली क्या रीड करेंगे, डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, डाई फ्लोरीन, और ये H2 डाई हाइड्रोजन, ये अजाइड नहीं है। तो आगे देखेंगे, सारा कुछ आएगा आगे। तो ये हम लोग अभी तक जो देख रहे थे यहाँ पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का कैसे ड्रॉ करते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर, और डॉट से इंडिकेट कर रहे हैं सबको, दैट मींस क्या बोल रहे हैं, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इसमें, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल था, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा एटम अगर आ रहा है वहां पर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो कॉपी करो इसको भी जल्दी से। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग।
ये पार्ट जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब दो ही एटम था तो इसमें तो एक एटम लेफ्ट में और एक राइट में, बट दो से ज्यादा एटम है उसमें तो कोई एक देखिए सर O3 मॉलिक्यूल का क्या होता है, इसमें तीन तीन एटम है। अगर तीन एटम है तो कोई तो एक सेंट्रल एटम होगा और बाकी दो एक लेफ्ट और राइट जो भी रहेगा। तो जब भी थ्री और मोर देन थ्री एटम किसी मॉलिक्यूल्स में आ रहा हो तो उसमें एक सेंट्रल एटम तो रहेगा ही। तो नेक्स्ट ये डालना है इसमें कि अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं। और टू डिसाइड सेंट्रल एटम, इन polyatomic molecule, जब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होंगे वहां पे हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे वहां पे उसमें सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा। और यहाँ तो क्या रहा था, होमोडाइएटोमिक सेमी टाइप का एटम था। जब टू डिफरेंट एटम होगा तो वहां पे कैसे डिसाइड करेंगे सेंट्रल एटम कौन सा होगा। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स उसको कॉपी कर लेना था पहले। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जनरली द एटम, साथ में नोट करते चले जाओगे। जनरली द एटम which is less in number, less in number act as a central atom. Generally the atom which is less in number act as a central atom. देखते हैं सब पॉइंट का मीनिंग देखते हैं अभी। सेकंड पॉइंट है इन जनरल the least electronegative atom, least electronegative atom, in general the least electronegative atom occupy the central position, occupy the central position. Third point, generally central atom is the atom generally central atom is the atom generally central atom is the atom which can form maximum number of bonds, maximum number of bonds. और एक लास्ट पॉइंट, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन can never act as a central atom. बस ये 3-4 पॉइंट्स कॉपी करो फिर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जनरली द एटम व्हिच इज लेस इन नंबर एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। सेकंड पॉइंट है इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, यहाँ पे ऐड कर लेते एटम। थर्ड पॉइंट है जनरली सेंट्रल एटम इज द एटम व्हिच कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है वही सेंट्रल एटम होगा। और लास्ट में क्लोरीन एंड हाइड्रोजन
कभी भी सेंट्रल एटम की तरह नहीं होगा, सेंट्रल एटम कभी नहीं रह पाएगा। तो ठीक है, कॉपी कर चुके हम लोग, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। नहीं, थर्ड पॉइंट के हिसाब से तो वो हिसाब, अब देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है कि क्लोरीन, क्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, -1, जबकि क्लोरीन का क्या रहता है, -1 तो होता है, इसके अलावा +1 +3 +5 +7। जबकि तुम जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े हो गए, वहां पे सिर्फ क्लोरीन का लिखाया गया होगा -1। तो देखते हैं वहां पे कि सिर्फ क्लोरीन मैंने मेंशन किया, दैट मीन्स सिर्फ क्लोरीन सेंट्रल एटम में होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सेंट्रल एटम हो सकता है और कई सारे कंपाउंड में होता है। चलो ठीक है, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। बिल्कुल, कार्बन अगर है तो वो क्या होगा, सेंट्रल एटम रहेगा वहां पर। बाकी देखते हैं, अभी एग्जांपल से स्टार्ट करें, कार्बन होगा वो एज ए सेंट्रल एटम ही रहेगा। देखते हैं बस। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका सबका एग्जांपल अभी आएगा। फर्स्ट एग्जांपल में सिंपल से स्टार्ट करते हैं, CH4। CH4 BCl2 NH3 और वाटर। इस चार का पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। सब कुछ आएगा, तीनों सेंट्रल सेमी एटम किसी एक को लेना है वहां पे, सेंट्रल एटम अगर सेमी एटम आ रहा है तो देखते हैं, उस पर भी आता है यहाँ पे। हम लोग पहले इस चार को हम लोग डिटेल में समझ लें। अब देखना कि CH4 आ रहा है, यहाँ पे सोचना कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। और हमने देखा है। अब मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे जो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिखा होगा, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम भी है इसमें, CH4 है। इसमें कैसे डिसाइड करेंगे सेंट्रल एटम कौन सा होगा। पहला जो पॉइंट था इसमें कि जनरली द एटम व्हिच इज लेस इन नंबर एक्ट एज ए सेंट्रल एटम। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, एक ही कार्बन है, तो कार्बन लेस इन नंबर में है, तो कार्बन सेंट्रल एटम हो गया। और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सराउंडिंग एटम। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1, एक इलेक्ट्रॉन ये उसके पास, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ पे है, देखते हैं BCl2 वाला एग्जांपल बाद में देखेंगे हम लोग, क्योंकि वो एक्सेप्शंस में आ जाएगा ऑक्टेट रूल का। यहाँ पे क्या रहेगा, ये तुम्हारा एक एक इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो जाता है इस केस में। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो रहा है इस दो एटम के बीच में, यहाँ पे है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और ये सिग्मा। अब देखना कि यहाँ पे कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर खुद का कितना था, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। अब जब टोटल इलेक्ट्रॉन बोला जाए, उसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी काउंट करना है। इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। 4 तो खुद का है और 4 शेयर कर रहा है, चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो कार्बन का कितना हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। और हाइड्रोजन अपना क्या पूरा करता है, डुप्लेट। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे। शेयर्ड का मतलब क्या, वो हाइड्रोजन का भी अब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि CH4 मॉलिक्यूल मीथेन का जो बॉन्डिंग होता है, वो ग्राउंड स्टेट में इसका बॉन्डिंग होता है या एक्साइटेड स्टेट। ध्यान से देखोगे कि CH4 मॉलिक्यूल का जो बॉन्डिंग होता है
वो ग्राउंड स्टेट में होता है या एक्साइटेड स्टेट, इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पे, ये कितना बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और 4 अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा रहे थे कार्बन के पास, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा उसके पास, तभी अगर ये नॉर्मल कन्फिग्रेशन है, ग्राउंड स्टेट में है, तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये 2s का, ऐसा कुछ पढ़े होगे तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और इसमें जो 2p2 है, सही है, बिल्कुल बताओ यहाँ पे फिर कि 2p में जो इलेक्ट्रॉन फिल करता है यहाँ पे है, ये करेक्ट कन्फिग्रेशन है क्या, यस या नो? नो सर। इस रूल को जो अगर ऐसा कुछ लिखा जाए, इस रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ऑफ बॉस प्रिंसिपल। नहीं, हंस रूल। हंस रूल। सही है, बिल्कुल अब सही है। ये क्या हुंस रूल को या हंस रूल जो भी रीड करो वहां पे, ये हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। हुंस रूल का स्टेटमेंट क्या है कि डी जनरेट ऑर्बिटल में, दैट मींस एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिटल्स, अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके जाएगा, देन पेयरिंग स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा यहाँ पे, ये करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि ये 2s और ये 2p, तो 2p में भी तो 2 अनपेयर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है, लेकिन कार्बन को 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो जितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, चाहे ग्राउंड स्टेट में मिले चाहे एक्साइटेड स्टेट में मिले। तो ग्राउंड स्टेट में अभी इसके पास 2 ही अनपेयर्ड है। अब क्या होता है, इसी का जो इलेक्ट्रॉन होता है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और यही जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है 2s का इलेक्ट्रॉन, ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ये इसमें शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, और ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल था तुम्हारा, इस वैकेंट p ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 1 2 3, और जब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन है। अब एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड मिल पा रहा है यहाँ पे, और अब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड मिल पा रहा है, दैट मीन्स ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। दैट मीन्स जो CH4 का जो बॉन्डिंग होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है यहाँ पे, वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है। नहीं, यहाँ पे लॉजिक ये है कि तुम लोग जो बोलते हो कि टेट्रावैलेंसी होता है कार्बन का, जो 10th में पढ़े भी होगे, तो टेट्रावैलेंसी मतलब क्या होगा, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए करता है, यहाँ पे जो 2s 2p का जो एनर्जी डिफरेंस है, 2s के बाद फिर 2p आता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी गैप नहीं रहता है। तो सेम ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स s एंड p, तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर पाता है, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाता तो इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाता है, इसके चलते 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल पाता है, और ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पा रहा है, टेट्रावैलेंसी कार्बन शो कर पाता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो मीथेन गैस जो होता है यहाँ पे CH4, उसका जो बॉन्डिंग होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, और जो हम लोग बोलते हैं कि टेट्रावैलेंसी शो करता है कार्बन, वो भी एक्साइटेड स्टेट में ही 4 अनपेयर्ड मिल पाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे CH4 4 बॉन्ड बनाना है, और 4 बॉन्ड अगर फॉर्म करना है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बना पाएगा 4 यहाँ पे। वो कब पॉसिबल है, यहाँ पे 2p में तो नॉर्मल कन्फिग्रेशन में ग्राउंड स्टेट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर 2p में चला जाएगा, देन इसके पास अब 4 यहाँ भी अनपेयर्ड हो गया, 4 अनपेयर्ड मिल गया यहाँ पे। तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है 2s 2p के बीच में, दैट मीन्स इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है इजिली यहाँ पे 2p में, और ये अनपेयर्ड हो जाता है यहाँ पे। जब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, उसको लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ये शिफ्ट हो रहा है, ये एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन और ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। यस सर, थैंक यू सर।
चलो देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है CH4 का। इसी तरीके से NH3 और H2O का सोचना है कि NH3 का जो बॉन्ड होगा यहाँ पे, इसको कैसे दिखाओगे? नहीं, वो डिपेंड करता है वहां पे, जितना उसको बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करना है उतना अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको ग्राउंड स्टेट में ही मिल जाएगा, वहां पे एक्साइटेशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, जो कि NH3 में देखते हैं इस एग्जांपल में। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का सबसे पहले क्या सोचोगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 5। 5। देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिख रखते हैं 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दो यहाँ पे इस तरीके से। और हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और यही एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है NH3। अब नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 तो खुद का था उसके पास, नाइट्रोजन का। शेयर कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है? 3, 1 2 3, तो 5 + 3 8। यहाँ पे नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे है? तो CH4 मॉलिक्यूल्स में कोई भी लोन पेयर नहीं है, जबकि अमोनिया NH3 के पास एक लोन पेयर आता है नाइट्रोजन एटम पे। ये कैसे डिसाइड करते हैं सर यहाँ पे एक लोन पेयर भी रह गया? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नाइट्रोजन का जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको दिखा दिया 5। 5 में से कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3। तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नाइट्रोजन, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो तीन ही इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है नाइट्रोजन का, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया वो एज इट इज नाइट्रोजन पे आता है एज ए लोन पेयर। क्लियर है यहाँ पे है? अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि NH3 अमोनिया का जो बॉन्डिंग हो रहा है वो किस स्टेट में हो रहा है, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट? ये सोच के बताना है तुम्हें। कंफ्यूजन लिखो इसी टाइप से और सोचना है। सोचने का तरीका ये है कि जितना बॉन्ड बना रहा है वो उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में ही मिल जा रहा है उसका बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट में ही हो जाएगा। सही है कौशल, मल्हार सही है, सर थोड़ा सा सोचना है उसमें। सही है स्वानंदन, उसका सही है बिल्कुल। यहाँ पे जो NH3 का जो बॉन्डिंग होगा वो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में ही हो जाना है। कैसे डिसाइड करेंगे? 1s2, 2s2, 2p2, सॉरी 2p3, नाइट्रोजन का केस है 2s2 का बॉब डायग्राम बना लो यहाँ पे 2s का, और ये क्या है तुम्हारा 2p3। एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा अकॉर्डिंग टू होम्स रूल। यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया यहाँ पे, और मुझे बॉन्ड भी कितना बनाना है? 3 ही हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है, तो 3 अनपेयर्ड और 3 ही बॉन्ड बना रहा है। और ये जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एज ए लोन पेयर यहाँ पे आ रहा है। ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही मिल जा रहा है इसको, और वैसे भी इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है यहाँ। इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल था, वैकेंट p ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था p में। इसके पास अगर ये इधर शिफ्ट भी होता है ये तो इधर आके पेयर हो जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में ही 3 अनपेयर्ड मिल पा रहा है, दैट मीन्स इसका जो बॉन्डिंग होता है NH3 का वो ग्राउंड स्टेट में ही हो रहा है यहाँ पे। और एक लास्ट एग्जांपल वाटर का सोचना है। तो वाटर में तुम लोग खुद से सोचो कि वाटर में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि यही लेसी नंबर में है। हाइड्रोजन तो कभी होता ही नहीं है सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 6। 6 दिखा दो यहाँ पे। और बाकी क्या होगा? हाइड्रोजन H और H, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ये। ऑप्शन का 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गया, बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का।
दैट मीन्स 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ लोन पेयर क्या आ रहा है यहाँ पे 2। दैट मीन्स वाटर में कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर 2, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्पेस में। सही है बिल्कुल। इसमें ग्राउंड स्टेट फॉर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी जो बॉन्डिंग होगा वो क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेट में ही। यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर में नंबर ऑफ लोन पेयर वो क्या रहता है 2, किस स्टेट में बॉन्डिंग होगा, ये क्या रहता है ग्राउंड स्टेट में ही। क्लियर है यहाँ पे है कैसे ग्राउंड स्टेट में होगा, तो सोच सकते हो यहाँ पे कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4, ये 2s आ गया तुम्हारा, ये 2p, पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और जाने देन पेयरिंग होगा यहाँ पर। यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है, और जितना अनपेयर्ड है उतना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ये। तो 2 अनपेयर्ड इसको ग्राउंड स्टेट में ही मिल जाता है, दैट मीन बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट में। अब यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे, एक ये पेयर और एक ये पेयर। इसी दोनों पेयर को यहाँ पे दिखाया जा रहा है एज ए लोन पेयर। चलो सही है सबका आंसर। अब यहाँ पे इस तीनों एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हो यहाँ पे। सर तो ऐसे जो आपने वो डायग्राम बनाया सर बॉक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे हम किसी भी कंपाउंड के लिए बता सकते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है कि ग्राउंड स्टेट में? बिल्कुल, यहाँ पे किसी भी एटम में अगर पूछा जाए किसी भी कंपाउंड्स में कि बॉन्डिंग किस स्टेट में हो रहा है, तो उसमें जो सेंट्रल एटम है उस एटम का कन्फिग्रेशन लिख के ये बता सकते हैं उसका बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट में हो रहा है या फिर एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ओके सर। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट वाले में, तो उसको ऐसे सोचना है। ओके सर, थैंक यू सर। सर आप वो मीथेन का फिर से बता सकते हो? तो मैं उसका एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी कौशल ये सब कुछ आएगा कि NH4+ में कोवेलेंट कोऑर्डिनेट दोनों बनेगा, बिल्कुल बनता है वहां पे है। तो सब कुछ हम लोग देखेंगे अभी। अभी तुम लोग बस जस्ट स्टार्ट किए हैं 1-2 मॉलिक्यूल, अभी बहुत सारा मॉलिक्यूल का केटायन का एनायन का कैसे होगा वो सब कुछ आएगा। देखो CH4 में सिंपल सा यहाँ पे है कि कार्बन जो आ रहा है यहाँ पे है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन आया दैट मीन्स, और 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे। और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्वेश्चन अगर यह है तुम्हारा कि सर एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट कैसे डिसाइड करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख भी लोगे, जितना बॉन्ड बनाना है सेंट्रल एटम को उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे वो जिस भी स्टेट में मिल जाए उसको। और ग्राउंड स्टेट में ही मिल जा रहा है जो कि इस दोनों एग्जांपल में आ रहा है, तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेयर्ड है, बॉन्ड कितना बनाना है इसको 4, तो 4 बॉन्ड बनाना है, तो कहीं ना कहीं इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तभी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा इसको। और 4 अनपेयर्ड मिल गया दैट मीन्स अब ये 4 बॉन्ड बना पाएगा, और 4 बॉन्ड बना पा रहा है दैट मीन्स एक्साइटेड स्टेट में उसका बॉन्डिंग हो रहा है। बाकी सेंट्रल एटम यहाँ पर भी ऑप्शन के पास देखोगे टोटल इलेक्ट्रॉन वो क्या आ रहा है यहाँ पे 8। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर रहा है। ऑक्टेट का मतलब क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर पा रहा है। चलो ठीक है, इसमें कार्बन का बस इसी टाइप से सोचना था, कन्फिग्रेशन लिख करके यहाँ पर। चलो बाकी खुद से अगर सोचना चाहो तो 1-2 एग्जांपल में लिख देता हूँ यहाँ पे है, उसका खुद से सोचोगे OF2 इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम एज वेल एज सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर है और पूरे मॉलिक्यूल पे कितना लोन पेयर है वो सोचना है तुम्हें। OF2 आ जाए तुम्हारा इसमें, इसके अलावा और भी कुछ मॉलिक्यूल हो, NF3 हो, CO2 हो, और कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे C2H4, और एक और ले लो, इसमें 5 हो जाएगा तुम्हारा इसमें।
SnCl2 SnCl4 कर लो यहाँ पर। OF2 NF3 CO2 C2H4 SnCl2। इसमें तुम्हें सोचना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। बाकी स्टार्टिंग का ये 3 सोच सकते थे इजिली। C2H4 थोड़ा डिफिकल्ट है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। तो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, इतना तुम लोग क्लास में बस समझ लिए, इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी अपना टेस्ट का प्रिपेयर करोगे संडे के लिए। चलो ठीक है, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ पे। मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ फिर अभी। सर हाँ बताओ। सर एक डाउट था पीओसी का कि अगर वहाँ टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट होगा तो सर और वो कंपाउंड साइक्लिक होगा तो वो और उस पे एल्डिहाइड कीटोन होगा तो उस पर वो पॉजिटिव देगा या नहीं देगा सर टेस्ट फिर? कोई भी एल्डिहाइड है, जैसा भी एल्डिहाइड हो, सारे एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट देता है। चाहे बेंजीन से कनेक्टेड हो, चाहे किसी भी कहीं से भी कनेक्टेड हो, एल्डिहाइड है तो टॉलेंस रिएजेंट दे पाएगा वो। बस ये याद रखना है। फेलिंग के लिए भले कंडीशन अलग आता है। फेलिंग सॉल्यूशन की बात करोगे तो फेलिंग सॉल्यूशन में एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देता। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। लेकिन टॉलेंस रिएजेंट जितना भी एल्डिहाइड है, हर एक एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे पाता, चाहे जैसे भी हो एल्डिहाइड अगर है तो। सर और जो फॉर्मिक एसिड और एसिड एल्डिहाइड होता है सर ना वो तो है, उसमें एल्डिहाइड के अलावा जो आ रहा, एल्डिहाइड के अलावा जो आ रहा था कि जो फॉर्मिक एसिड था वो भी टॉलरेंट देता था। इसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, वो जो एक्सेप्शनल पॉइंट अलग से लिखा था उसको तो याद रखना पड़ेगा तुम्हें। ये भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड फॉर्मिक एसिड आल्सो गिव्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ये तो याद रखना है तुम्हें अलग। यस सर थैंक यू सर। चलो ठीक है, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाकी हेमिस्टल भी देता है वहां पे। एक ही सेमी कार्बन पे एक OH और एक OR, वो भी देगा हेमिसिटल भी। ये भी टॉलरेंस टेस्ट दे पाता है क्वालिटी। सर हाँ बताओ। सर वो एसिड एल्डिहाइड होता है और फॉर्मिक एसिड होता है तो वो सेम सेम जैसे ही होते हैं, तो उनमें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे वो सर वो टेस्ट से I2NOH टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन या 2,4-DNP टेस्ट में से? इस दो कंपाउंड की बात करो, फिर से बताओ। एसिड एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और एसिटल्डिहाइड, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड का तुम्हारा ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा फॉर्मिक एसिड और ये एसिटल्डिहाइड, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? आइडोफॉर्म टेस्ट से कर यस सर सकते हैं। समझा समझा ये सर, वो आइडोफॉर्म टेस्ट मैंने दे ये पाएगा। कंसिडर नहीं किया था। तो ठीक है। समझा सर थैंक यू सर। चलो ठीक है, फिर मैं अभी सेशन एंड करता हूँ। बाकी अपना टेस्ट का प्रिपेयर करो तुम लोग। ओके बाय।